नमस्कार साथियों, चलिए देखिए पहले देखते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी गैस से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उसको देखेंगे पहले। एलपीजी गैस जो होती है, जैसे आपके घर में जो खाना बनाने के लिए सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी गैस भरी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये बहुत ही अधिक दाब देने पर आपके गैस सिलेंडर में द्रव के रूप में हुआ है। जब उसको आप हिलाएंगे ना तो उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मतलब उसमें पानी भरा है ऐसा लगेगा। तो वो द्रव के रूप में कैसे आया? बहुत ज़्यादा दाब दे करके उसको द्रव के रूप में लाया गया है। उसकी जो दीवारें होती हैं ना, उसकी जो दीवार है, ये जो बाहरी आवरण है उस गैस का है ना, ये बहुत ही मजबूत होता है। अगर ये मजबूत ना हो ना तो बहुत तेज़ी से विस्फोट होगा, और बहुत तेज़ी से विस्फोट होगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना कर सकता है। इसलिए इसकी दीवारें बहुत मजबूत बनाई जाती हैं। ये दीवार जो होती है बहुत मजबूत बनाई जाती है। तो एक चीज़ है यहाँ से इसका देखिए पहला क्वेश्चन कि इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा मदद मिलेगी। इसमें जो गैस भरी रहती है ना द्रव के रूप में, उस गैस में कौन सी गंध होती है, किस प्रकार की गंध होती है? तो भैया इसमें कोई गंध नहीं होती है, ये गंधक रहित रहता है, ये गंधहीन होता है, ये गंधहीन होता है। यानी एलपीजी गैस जो होती है वो गंधहीन होती है। अब एलपीजी गैस गंधहीन होती है, लेकिन आपके घर में जो गैस सिलेंडर अगर उसमें से थोड़ा सा भी गैस लीक कर रहा है ना तो आपको थोड़ा सा गंध महसूस होती है, लेकिन वो गंध आपकी मिलाई गई है। एलपीजी गैस गंधहीन है, इसलिए इसमें एक गंधक मिलाया जाता है और उस गंधक का नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन ये आपका गंधक मिलाया जाता है किसमें? एलपीजी गैस में। अगर ये ना मिलाया जाए ना तो रिसाव होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और नहीं पता चलेगा तो दुर्घटना होने का पूरा चांस है। अब देखिए एलपीजी जो होता है ये तो एक हो गया कि ये गंधहीन होता है, दूसरा होता है गंधहीन है तो इसमें गंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अब ये एलपीजी होता है जो इसमें ब्यूटेन भी होता है, इसमें ब्यूटेन प्रोपेन, यानी ये एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन का, प्रोपेन का, प्रोपेन और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है ना, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इनका ये मिश्रण होता है। यानी एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन और आइसोब्यूटेन का। अब देखिए इस एलपीजी में ये ब्यूटेन मिलाया गया है, तो क्यों मिलाया गया है? ताकि ये जो एलपीजी गैस है ना ये आसानी से लिक्विफाइड हो जाए, यानी उसको आसानी से द्रव के रूप में लाया जा सके। आपके गैस सिलेंडर में जो एलपीजी होती है वो द्रव के रूप में ही होती है, उसमें इथाइल ये क्या नाम है, ब्यूटेन मिलाया हुआ है, ताकि वो आसानी से द्रव के रूप में आ जाए। अगर वो ना मिलाया जाए ना तो और अधिक दाब देना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है ये दीवार टूटने की संभावना और हो जाएगी। ये ब्यूटेन मिला देने से इस दीवार के टूटने, यानी ये गैस इस पर ज़्यादा बल नहीं दे पाती है, यानी ये आसानी से लिक्विफाइड के रूप में है। अब देखिए इतना पॉइंट हो गया आपका कहाँ से? एलपीजी से। अब मीथेन के बारे में देखते हैं, मीथेन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। मीथेन आप जानते हैं सूत्र क्या होता है? CH4 होता है ना, CH4 होता है इसका सूत्र। और ये भी जानते रहिए यह एक ग्रीन हाउस गैस है। यह कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और ये जो मीथेन होता है ना, ये कोयला की जो खादान होती है वहाँ पर विस्फोट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कोयले के खान में विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयले की खान में विस्फोटक के रूप में, कोयले की खान में विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से ये बनेगा कि
ये जो मीथेन है, मीथेन जो गैस है, ये किन ग्रहों पर पाई जाती है? तो मंगल जो ग्रह है और बृहस्पति ग्रह, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों ग्रहों पर ये मीथेन गैस पाई जाती है ना। मीथेन का अन्य नाम अगर देखें तो इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आज मैंने देखा था कि जो जानवर, आपके घर पर जो जानवर हैं, वह जब भोजन का पाचन करते हैं तो भोजन पाचन के दौरान उनके जब भोजन पाचन होता है तो यही गैस निकलती है ना। यानी जानवर के भोजन पाचन के दौरान ये गैस निकलती है। यानी भोजन, जब जानवर अपना भोजन, उनके पेट में ना जब भोजन पच रहा होता है उस समय वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस ही निकलती है। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बहुलक के बारे में देख लेते हैं। बहुलक क्या हैं? बहुलक जो होते हैं ना, वो कई मोनोमर यूनिट को जोड़ करके बहुलक बनाया जाता है ना। बहुलक क्या है? बहुलक कई मोनोमर यूनिट को जोड़कर बनाए जाते हैं, कई मोनोमर यूनिट को जोड़कर, कई मोनोमर यूनिट को जोड़ करके, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ा सा रफ है ना। कई मोनोमर यूनिट को जोड़ करके बहुलक बनाए जाते हैं। अब बहुलकों में कुछ बहुलक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको पूछा गया है, जैसे केवलार बहुलक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, केवलार बहुलक, केवलार बहुलक। ये जो केवलार बहुलक होता है ना, ये एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक होता है ना। यानी हम कह सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर होता है, संश्लेषित बहुलक होता है, संश्लेषित बहुलक होता है। एक पॉइंट तो ये महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गया कि केवलार बहुलक से क्या बनाया जाता है? जो साइकिल के टायर होते हैं ना, साइकिल टायर, साइकिल के टायर, साइकिल के टायर बनाए जाते हैं। साथ ही साथ तुम्हारा बुलेट प्रूफ जैकेट का वेस्ट बनाने में, यानी हम कुल मिला जुला कर कह सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, वेस्ट भी लिख देते हैं ना, बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पर रेशम देखें, है ना। ये केवलार कैसा हो गया? संश्लेषित बहुलक हो गया ना। लेकिन रेशम को देखें तो ये रेशम प्राकृतिक बहुलक है, मानव निर्मित नहीं है ना। रेशम जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है। रेशम कैसा बहुलक है? रेशम एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसको शहतूत के कीट से प्राप्त किया जाता है, और ये सबसे अच्छा बहुलक यही होता है ना। ये रेशम के कीट से, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है ना, और सबसे अच्छा बहुलक यही होता है, सबसे अच्छा बहुलक यही होता है। रेशम के कीट से प्राप्त किया गया जो बहुलक है ना, रेशम, वो सबसे अच्छा बहुलक माना जाता है। एक होता है, एक बहुलक और देख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केवलार बहुलक किस प्रकार का बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है या संश्लेषित बहुलक है, या दोनों प्रकार का है, या कोई नहीं है ना। तो इस तरह से पूछा जाता है। एक और बहुलक है तुम्हारा बैकेलाइट, जो कि आपका
बैकेलाइट बहुलक, बैकेलाइट बहुलक जो होता है ये आपका, जैसे ये संश्लेषित बहुलक है ना, वैसे ही ये भी संश्लेषित बहुलक है, संश्लेषित बहुलक है। तो बहुलक से इतना पॉइंट मुझको मिला था, है ना। और इतना पॉइंट आप भी याद रखिएगा कि बहुलक क्या होते हैं, कई छोटी छोटी इकाइयाँ जोड़ करके, है ना, एक बड़ी श्रृंखला बनाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और बहुलक में पहला केवलार बहुलक से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। केवलार बहुलक ये एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक होता है। इससे साइकिल के टायर बनाए जाते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। जो रेशम होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है, ये सबसे अच्छा बहुलक होता है और रेशम के कीट से इसको प्राप्त किया जाता है। और तीसरा होता है बैकेलाइट, जो कि एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक होता है ना। अब चलिए देख लेते हैं यूरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यूरिया, यूरिया आप जानते होंगे इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है NH2CONH2, है ना। और ये यूरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखिए इसका सूत्र क्या है, NH2CONH2 इसका सूत्र है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी जिसने खोज की थी उसका नाम था हिलेरी राउले। हिलेरी राउले, हिलेरी राउले इसके खोजकर्ता थे। लेकिन सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने बनाया? प्रयोगशाला, आप लोग, मैं हिंट में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने बनाया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले इसको फ्रेडरिक ओहलर ने बनाया था। फ्रेडरिक ओहलर ने बनाया था। फ्रेडरिक ओहलर ने इसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। और ये देखिए जो यूरिया की खोज सबसे पहले हिलेरी राउले ने की थी ना, किससे की थी? मूत्र से की थी। मानव मूत्र में उसने सबसे पहले क्या पाया? यूरिया पाया। और उन्होंने बताया कि ये कोई एक तत्व है ना। तो मूत्र की खोज हिलेरी राउले ने मूत्र से की थी, यूरिया की खोज। और अब एक चीज़ ये देखिए, जब मानव शरीर से ये यूरिया निकल रहा था, इसका मतलब मानव शरीर में भी यूरिया है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। यकृत मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। ये इतना हो गया। अब देखिए इस यूरिया को यूरिन में कौन बदलता है? तो हमारी जो किडनी होती है ना, वृक्क जिसको कहते हैं, वृक्क, वृक्क जो होता है यूरिया को यूरिन में बदलता है। यूरिया को यूरिन में बदलता है। यूरिया को यूरिन में कौन बदलता है? वृक्क बदलता है। आप जानते हैं ब्लड से यूरिया को अलग करने का कार्य यही कौन करता है? वृक्क ही करता है। अब हम अपने फसलों में अधिक मात्रा में क्या करते हैं? यूरिया यूज करते हैं। तो वो यूरिया हमारे भोज्य पदार्थ के साथ हमारे शरीर में जाता है, भोजन का पाचन होता है और उस पाचन होने के पश्चात वो यूरिया हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो एक तो हमारे शरीर में यकृत ने यूरिया का निर्माण करके ब्लड में घोल दिया, और हम बाहर से भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, उसका पाचन हो गया। पाचन होने के पश्चात भी यूरिया ब्लड में घुल जाता है। तो ऐसी दशा में हमारा जो वृक्क होता है बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करनी पड़ती है। किस चीज़ के लिए? फिल्टर करने के लिए, हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए। इसलिए ये बहुत जल्दी थक जाता है और किडनी वगैरह ख़राब होने का जो प्रोसेस आता है ना, वो इसी की वजह से आता है। भगवान ने जो बनाया है किडनी, उसके लिए वो किडनी ख़राब होने वाली नहीं है। लेकिन आप बाहर से अन्य चीज़ों को खा करके अपने वृक्क से बहुत मेहनत करवाओगे तो किडनी तो ख़राब होगी, है ना। लेकिन हमारा
यकृत बनाए यूरिया और उसी यूरिया का फिल्टर हमारा विक्र करे तो वो जल्दी नहीं, 100 साल तक वो चलता रहेगा। विक्र है ना, वृक्क जो होता है वो कार्य करता रहेगा। लेकिन हम बाहर से भी यूरिया लेकर के उससे फिल्टर करवाते हैं तब तो भैया वो थक जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको। अब चलिए देखते हैं तुम्हारा क्या नाम, भोपाल गैस दुर्घटना। भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस दुर्घटना। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, भोपाल है। वहीं पर एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी और उस कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ और इस गैस के रिसाव होने से वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना ने जन्म ले लिया था। लगभग ये जो दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984 में ये दुर्घटना हुई थी, है ना। 1984 में 2-3 दिसंबर को यह दुर्घटना हुई थी और इसमें लगभग तुम्हारा 2700 मैन की डेथ हुई थी। लगभग ये लगभग है, तो ये नहीं पूछा जाता है। या फिर यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, यही भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसाव हुई थी। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। या फिर ये पूछा जा सकता है भोपाल गैस दुर्घटना किस कंपनी में हुई थी, तो भोपाल गैस दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई थी। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी, तो 1984 यही दे सकता है, या फिर डेट सही 2 या 3 दिसंबर 1984 दे सकता था। तो इतना पॉइंट था आज का हमारा आज के हमारे इस वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। और अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।